जरा सोचिए, एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जो पीछे कोई खंडर नहीं छोड़ता। मतलब कोई टूटे हुए खंभे नहीं, कोई गिरी हुई दीवारें नहीं। एक ऐसा साम्राज्य जो पत्थर में नहीं बल्कि चेतना में बसता है। जी हाँ, ये कहानी है मिथिला की। अक्सर हम बड़े बड़े साम्राज्यों को कैसे याद करते हैं? उनके खंडरों से, है ना? रोम का कोलोसियम हो या मिस्र के पिरामिड। पर मिथिला हमें कुछ और ही दिखाती है। यहाँ कोई आलीशान स्मारक नहीं मिलेंगे तो बस लहलहाते खेत और बहती हुई नदियां। इसकी विरासत पत्थर में नहीं बल्कि एक ऐसी याददाश्त में बसी है जो कभी टूटी ही नहीं। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ये कैसे मुमकिन है? एक ऐसी सभ्यता जिसके पास ना कोई बड़ी सेना थी, ना आलीशान महल और ना ही कोई लगातार चलने वाला राज, वो हजारों साल तक कैसे जिंदा रह गई? एक ऐसी सभ्यता जो जीत पर नहीं बल्कि किसी और ही चीज पर टिकी थी, वो वक्त की हर परीक्षा में कैसे पास हो गई? चलिए आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस साम्राज्य की बिल्कुल जड़ों तक चलते हैं। देखिए, मिथिला का ये जो अनोखा दर्शन है ना, ये कोई एक दिन में नहीं बन गया। नहीं, ये तो वहीं की मिट्टी से, वहीं के माहौल से और वहां की शक्तिशाली नदियों से ही पैदा हुआ था। यहाँ की नदियां जैसे कोसी और कमला, इनका स्वभाव बड़ा अजीब था। कभी जीवन देती तो कभी सब कुछ छीन भी लेती थीं। तो जाहिर है यहाँ के लोगों ने इनसे एक बहुत गहरा सबक सीखा। उन्हें समझ आ गया कि पत्थर के बड़े बड़े शहर बनाना जो एक ही बाढ़ में बह जाएं, बेवकूफ़ी है। तो उन्होंने कुछ ज्यादा लचीला बनाया। उन्होंने एक समाज बनाया और उनकी संस्कृति ने बाहर की दुनिया जीतने के बजाय अंदर की ओर मुड़ना सीखा, अपनी चेतना की गहराइयों में उतरना सीखा। और ये बात बहुत जरूरी है। जब बाकी दुनिया दुश्मनों से बचने के लिए दीवारें खड़ी कर रही थी, मिथिला कुछ और ही कर रही थी। वो एक ऐसा दिमाग, एक ऐसा मन बना रही थी जो हर विचार पर सवाल खड़ा करे। तो जब शुरुआती वैदिक संस्कृति पूरब की तरफ बढ़ी तो उसका सामना तलवारों से नहीं, सवालों की एक दीवार से हुआ। मिथिला एक ट्रांसफॉर्मर बन गई। उसने सिर्फ रस्म और रिवाजों को आंख बंद करके नहीं अपनाया, नहीं, उसने उनसे सवाल पूछे। और इस पूरी सोच, इस बौद्धिक क्रांति के केंद्र में कौन थे? राजा जनक। सोचे, एक ऐसी दुनिया जहां हर राजा जमीन और साम्राज्य के पीछे भाग रहा था, वहीं जनक आत्मा की खोज में लगे थे। उन्होंने एक तरह से एक एंटी इंपीरियल यानी साम्राज्य विरोधी राज्य बनाया जहां ताकत से ज्यादा सच की कीमत थी। जनक की सभा में एक ऐसा पल आया जो शायद दुनिया के बौद्धिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। जरा कल्पना कीजिए, उस जमाने के सबसे बड़े बड़े ज्ञानी, सारे पुरुष ऋषि ब्रह्मांड के रहस्यों पर बहस कर रहे हैं और तभी उनके बीच एक महिला खड़ी होती है और चुनौती देती है। ये सवाल पूछा था गार्गी अवनी ने। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस समय की सत्ता को, ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र को एक सीधी चुनौती थी। उन्होंने किसी और से नहीं बल्कि उस दौर के सबसे महान ऋषि माने जाने वाले याज्ञवल्क्य से पूछ लिया कि वो आखिरी सच क्या है जिस पर यह पूरा ब्रह्मांड टिका है। और बस यही मिथिला का सबसे बड़ा योगदान है। एक ऐसा समाज जहां किसी भी अथॉरिटी पर सवाल उठाया जा सकता था, जहां बाहरी कर्मकांड से ज्यादा जरूरी थी अंदर की खोज, स्व की खोज। यहां पूजा पाठ से ऊपर दर्शन को रखा गया और रस्मों से ऊपर रखा गया मन को। असली ताकत ज्ञान थी। तो अब सवाल ये है कि ये जो अंदर की ओर देखने वाली संस्कृति थी, ये बची कैसे? मतलब सदियों तक इसके चारों तरफ बड़े बड़े साम्राज्य बने और मिट गए, तो फिर इसने इस राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कैसे किया? खैर, इसका जवाब छिपा है इसकी एक बहुत ही अनोखी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। मिथिला ने एक बहुत ही अलग रास्ता चुना। उसने एक राजनीतिक ताकत बनने की कोशिश ही नहीं की। इसके बजाय वो बन गई एक सिविलाइजेशनल आर्काइव, मतलब एक जीती जागती लाइब्रेरी। इसकी असली दौलत सोने चांदी के खजानों में नहीं थी, बल्कि इसके विद्वानों के दिमाग में, कवियों की कविताओं में और आम लोगों की यादों में थी। इतिहास की इन धाराओं को देखिए। ऊपर बड़े बड़े साम्राज्य हैं जो उठते हैं और फिर गिर जाते हैं। मौर्य, गुप्त, मुगल सब आए और अपनी छाप छोड़कर चले गए। लेकिन जरा नीचे देखिए, एक रेखा है जो लगातार चल रही है बिना टूटे। वो रेखा मिथिला है। उसकी ज्ञान की परंपराएं इन सभी राजनीतिक तूफानों के बीच भी बिना रुके चलती रहीं। और पता है, जब मिथिला का स्वर्ण युग आया, ओयनवार राजवंश के समय, तब भी उसकी ताकत तलवार में नहीं थी। उस दौर में मिथिला से सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या होता था? कोई सामान नहीं, बल्कि संस्कृति।
विद्यापति जैसे महान कवियों के गीत मिथिला की सीमाओं को लांघकर बंगाल और उससे भी आगे तक पहुंचे और वहां के भक्ति आंदोलनों की नींव रखी। लेकिन ये जो अटूट सिलसिला था, ये हमेशा नहीं चल सका। आधुनिक दौर अपने साथ कुछ ऐसी चुनौतियां लेकर आया कि मिथिला की पहचान लगभग खत्म होने की कगार पर आ गई। अंग्रेजों का राज सिर्फ गुलामी नहीं लाया, वो अपने साथ एक इकोलॉजिकल तबाही भी लाया। उनका जो परमानेंट सेटलमेंट था, उसने गांव के पूरे सामाजिक ताने बाने को ही तोड़कर रख दिया। और सबसे बुरा क्या हुआ, उनकी इंजीनियरिंग ने नदियों का कुदरती बहाव रोक दिया और देखते ही देखते मिथिला की उपजाऊ जमीन एक दलदली इलाके में बदल गई। और मुश्किलें आज़ादी के बाद भी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक तरह से मिथिला राजनीतिक नक्शे से ही गायब हो गई। दशकों तक मैथिली भाषा को भाषा का दर्जा ही नहीं मिला, उसे बस एक बोली मानकर खारिज कर दिया गया। और जब जमींदारी खत्म हुई तो कलाकारों और विद्वानों का जो थोड़ा बहुत सहारा था वो भी छिन गया। यहीं से शुरू हुआ वो ग्रेट मैथिल माइग्रेशन, एक ऐसा ब्रेन ड्रेन जिसने इलाके को खोखला कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ खत्म होता दिखता है तभी एक नई शुरुआत होती है। और मिथिला का पुनर्जन्म हुआ, एक ऐसी जगह से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हुआ यूं कि 1960 के दशक में जब एक भयंकर सूखा पड़ा तो सरकार ने एक स्कीम शुरू की। उन्होंने वहां की महिलाओं से कहा कि वो जो चित्र अपनी दीवारों पर बनाती हैं उन्हें कागज पर बनाएं ताकि कुछ आमदनी हो सके। और बस वहीं से मधुबनी पेंटिंग दुनिया के सामने आई। वो कला जो सदियों से घरों के आंगनों में छिपी थी, वो अचानक जापान से लेकर फ्रांस तक के म्यूजियम की शान बन गई। ये पेंटिंग मिथिला की ग्लोबल एम्बेसडर बनी और दुनिया को उसकी भूली हुई कहानी फिर से याद दिलाई। और फिर आया साल 2003। दशकों के लंबे संघर्ष के बाद एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत मिली। मैथिली को आखिरकार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह मिल ही गई। उसे वो आधिकारिक सम्मान मिला जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। और ये पुनरुत्थान आज भी जारी है, रुका नहीं है। आज की नई पीढ़ी इंटरनेट और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके अपने इतिहास को वापस पाने में जुटी हैं। वो हजारों साल पुरानी पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर रहे हैं ताकि ये जो आर्काइव है, ये जो ज्ञान का खजाना है, ये सिर्फ जिंदा ना रहे बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक आसानी से पहुंच भी सके। तो चलिए हम अपने उसी पहले सवाल पर लौटते हैं। मिथिला आखिर बची कैसे? वो इसलिए बची क्योंकि उसकी ताकत कभी पत्थर के किलों में थी ही नहीं। उसकी ताकत तो उसकी संस्कृति में थी, उसके ज्ञान में थी, उसकी यादों में थी। और ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि एक सभ्यता को जिंदा रहने के लिए किसी राजधानी की जरूरत नहीं होती। उसे जरूरत होती है बस एक कहानी की, एक ऐसी कहानी जिसे उसके लोग भूलने से इनकार कर